Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 38. लास्ट लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया था फॉर स्ट्रिंग क्लास और दूसरी क्लासेस के लिए, और उस ऑपरेटर को ओवरलोड करके हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ किया था, और उससे रिलेटेड हमने कई और एग्जांपल्स कवर की थी उस लेक्चर में। आपको मैंने कहा था कि बुक के अंदर वो जो एग्जांपल्स इसके अलावा दी हुई हैं वो आप देख लें। आज हम एक नया ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे जो कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है। अब स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो वैसे आप अपने C++ के अंदर फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते आए हैं, जिसमें एक स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो सी आउट के साथ आप यूज़ करते हैं, जो कि डबल लेस दैन का साइन होता है। तो ये हम वैसे प्रिमिटिव टाइप्स के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, उसके लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ऑपरेटर वैसे इस्तेमाल हम अपनी यूज़र डिफाइंड टाइप्स के ऊपर भी कर सकें। तो इस मकसद के लिए हमने इसको ओवरलोड करना है, और फिर हम इसको देखेंगे कि कितनी आसानी से फिर हम इसको अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकेंगे। ऑफन वी नीड टू डिस्प्ले द डाटा ऑन द स्क्रीन, यानी अब डेली आप देखते हैं प्रोग्राम्स जो हम बनाते आए हैं शुरू से लेके अब तक, या पिछले किसी प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर डाटा कैसे शो करते हैं वो सबसे पहले आप देख लें। मिसाल के तौर पे हमने दो इंटीजर डिक्लेयर किए, यहाँ पे I1 और J बनाया, इसको हमने 2 असाइन किया। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए जो फंक्शन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो सी आउट का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका रहा वो इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखें इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोट्स में मैंने I इक्वल साइन प्रिंट करवाया, उसके बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर मैंने I को प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर उसमें हमने एस्केप सीक्वेंस यानी \n जो है वो हमने दिया, यानी नई लाइन पे जाने के लिए। उसके बाद J को हमने प्रिंट करवाने के लिए दोबारा सी आउट लिखा, फिर वही एक्सटर्नल। अब देखें ये काम मैं वैसे प्रिमिटिव टाइप्स के ऊपर तो बड़े फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये काम मैं ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे इस ऑपरेटर को अपनी क्लास के लिए ओवरलोड करना पड़ेगा। मैं फिर जो है इसको उसके लिए इस्तेमाल कर पाऊँगा। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कॉम्प्लेक्स की क्लास आपको याद होगा, मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हवाले से आपको बना के दिखाई थी। उसी क्लास को सामने रख के मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं C1 कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ और नीचे जाके मैं C1 को कहूँ और वो प्रिंट हो जाए। ऐसा अगर मैं करूँगा तो एरर आएगा, दिस इज़ द सिंटेक्स एरर। नीचे वाली स्टेटमेंट देखें तो मैं यहाँ C1 को भी प्रिंट कर रहा हूँ और 2 को भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एरर आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरी यूज़र डिफाइंड टाइप्स हैं, और इसके ऊपर मैं ऑपरेटर जो है वो ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे अगर C1 से कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो मैं डॉट लगा के आगे फिर उसके इंटरफेस के ज़रिए उसको प्रिंट करवाऊँगा, लेकिन डायरेक्ट जैसे मैं इंटीजर, फ्लोट, डबल के लिए कर सकता हूँ वो काम मैं इसके लिए नहीं कर सकता। तो यही मकसद है इसको ओवरलोड करने का। तो अब हम इसको ओवरलोड करेंगे। कॉम्प्लेक्स की क्लास मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने अब सिंटैक्स अब आपको डायरेक्टली शो कर रहा हूँ यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करने का। तो वाइड ऑपरेटर लेस दैन यानी इंसर्शन ऑपरेटर, और आगे ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम एक कांस्टेंट टाइप का रेफरेंस पास कर रहे हैं, एज सच जैसे हमने पहले किया है। तो ये हमने जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और उसके बाद यहाँ मेन फंक्शन में आए और कॉम्प्लेक्स C1 मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे देखें कि सी आउट अभी भी एरर आ रहा है, लेकिन मैं अब यहाँ पे देखें कि C1 आगे इंसर्शन ऑपरेटर और सी आउट लिखूँगा तो अब ये ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पे देखें कि सी आउट ये 2 जो है वो एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहे हैं, अभी इसमें चेंज हमने करना है। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो ये चीज़ जो है अभी हम इसको ठीक करेंगे। दोबारा हम रीडिफाइन करते हैं इस क्लास को।
यहाँ पे अब देखें मैंने यूज़ किया है वाइड ऑपरेटर इंसर्शन, अब मैंने सही दिया है ओ स्ट्रीम। अब बेसिकली ये जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं, ये बेसिकली एक क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं, यानी ओ स्ट्रीम यानी ओ एफ स्ट्रीम, एक आई स्ट्रीम होता है, एक ओ स्ट्रीम होता है। लेकिन फ़िल वक्त हमने क्योंकि स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो उसके लिए जो क्लास इस्तेमाल होती है वो ओ स्ट्रीम होती है। तो यहाँ मैंने अब ओ स्ट्रीम का रेफरेंस पास किया है। अब मैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, OS का जो मैंने रेफरेंस पास किया है। अब ये क्या तरीका है, वही ऐसे क्लास से बाहर हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, यानी वाइड क्लास का नाम, उसके बाद फंक्शन का नाम, आगे ऑपरेटर और उसके बाद ब्रेसिस के अंदर मैंने ऑफ ओ स्ट्रीम एज रेफरेंस OS पास किया है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में मैं लिख रहा हूँ OS इंसर्शन ऑपरेटर ब्रैकेट ओपन इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद रियल, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, फिर कॉमा, फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर IMG, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ये आप देखें कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन बनेगी। बेसिकली जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टाइल होता है वो यही होता है, ब्रैकेट ओपन होती है, उसके बाद रियल पार्ट होता है, फिर कॉमा होता है, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट होता है, फाइनली फिर वो ब्रैकेट क्लोज होती है। अब हम इसको इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इस ऑपरेटर को उसके मुताबिक जो है वो हमने यहाँ पे ओवरलोड कर लिया। अब आप देखें कि मैं अब क्लास देखें कि अब इसको बना रहा हूँ। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने थोड़ा सा और चेंज किया है क्लास को। यहाँ पे अब आप देखें कि फ्रेंड मैंने इसको एज ए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ ओ स्ट्रीम। इसकी रिटर्न टाइप जो है वो ओ स्ट्रीम रखी है। और उसके बाद मैं अंदर जो है वो एक के बजाय 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ, एक ओ स्ट्रीम OS का और एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स रेफरेंस C जो है हम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अब वो जो लास्ट वाला मेथड था वो तो सिंगल, अगर आप इंसर्शन ऑपरेटर ला के प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए है। अगर आप एक से ज़्यादा, जैसे मैं इंटीजर अभी मैं आपको एग्जांपल दी थी कि सी आउट इंसर्शन, यानी पहले नेम मैसेज प्रिंट करता हूँ, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर वैल्यू प्रिंट करता हूँ, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर मैं कोई और चीज़ प्रिंट करता हूँ, ये वाली चीज़ हम इससे कर सकते हैं। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यानी अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखें ओ स्ट्रीम रेफरेंस ऑपरेटर और आगे मैंने वो जो 2 पास किए थे मेथड वो हो गए। तो यहाँ पे अब मैंने सिंपल यहाँ पे किया है OS इंसर्शन ऑपरेटर ओपनिंग ब्रेसिस इंसर्शन ऑपरेटर C डॉट रियल और उसके बाद कॉमा, उसके बाद C डॉट इमेजिनरी पार्ट, उसके बाद आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। आखिर में मैं रिटर्न जो है, ये पूरी एक लाइन है, यहाँ स्क्रीन पे स्लाइड पे एक लाइन पूरी यहाँ पे आगे नहीं डिस्प्ले होती थी, इसलिए मैंने टुकड़ों पे किया होता है। ये एक लाइन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, फिर ये सेमीकोलन लगा हुआ है। उसके बाद वाली जो लाइन है वो है रिटर्न OS, यानी मैं ये रिटर्न करवा रहा हूँ, तो जो भी आएगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखें कि मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं मैंने, C1 और C2। C1 में मैंने 1.01 पास किया और इसका दूसरा जो है इमेजिनरी उसमें 20.1, C2 के अंदर 0.01 मैंने असाइन किया या इनिशियलाइज़ करवाया उसको, और उसका इमेजिनरी जो पार्ट है वो 12.0 है। अब मैं नीचे देखें आसानी से C आउट C1 कर रहा हूँ, एंड लाइन भी कर रहा हूँ इस्तेमाल, और C2 भी कर रहा हूँ। तो ये देखें काफ़ी इजीली मैंने अब ओवरलोड कर लिए हैं ऑपरेटर। अब जो मतलब आप मल्टीपल अगर चाहते हैं तो आपको ये फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, एक विदाउट फ्रेंड फंक्शन वाला तरीका भी आपको पता हो और फ्रेंड फंक्शन के साथ कैसे डिफ़ाइन करते हैं उसका भी आपको पता हो। तो आउटपुट आपके सामने अब ये आएगी डायरेक्टली। मैं आप देखें कि ये वैसी आउटपुट है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, ये मैं अचीव कर पाया हूँ इस ऑपरेटर को ओवरलोड करके। इसी तरह आप देखें कि ये दोनों इक्वलेंट हैं। ये मैं आपको ज़रा टेक्निकल डिफरेंस दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मैं पहले C1 कर रहा हूँ, फिर C2। अब आप देखें ऑपरेटर इंसर्शन ऑपरेटर, उसके अंदर ऑपरेटर इंसर्शन ऑपरेटर। तो सबसे पहले ये आउटपुट होगा, इसकी जो
अब फाइनल आउटपुट बनेगी वो इसके साथ बन जाएगी, फिर इसके ऊपर ये अप्लाई होगा, तो फाइनली हमें वो रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद अगला जो ऑपरेटर है वो इसके इन्वर्स एक्सटर्शन ऑपरेटर जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, आप ये सी इन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों ऑपरेटर हम आज देखना चाह रहे थे कि इंसर्शन ऑपरेटर तो कंप्लीट हो गया, दोनों तरीके आपको बता दिए। अब एक्सटर्शन ऑपरेटर को देख लेते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ें हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे अब देखें, डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सिंटैक्स। अब वहाँ पे ओ स्ट्रीम था, यहाँ पे आई स्ट्रीम आएगा। याद रहने के बजाय मैंने आपको कहा था कि सी आउट आउटपुट करने के लिए होता है, उसके लिए जो क्लास होती है आउटपुट स्ट्रीम होती है, जिसको हम बोलते हैं ओ स्ट्रीम। अब ये एक्सटर्शन ऑपरेटर जो है वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए जो क्लास अवेलेबल है वो आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम वाली होती है। तो ये डिफरेंस आएगा, बाकी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटर की शक्ल का फ़र्क है और क्लास का फ़र्क है। यहाँ पे अब आप देखें कि फ्रेंड आई स्ट्रीम मैंने लिखा है, बाकी ऑपरेटर यहाँ पे देखें अभी एक्सटर्शन का डबल ग्रेटर देन का साइन आ गया। उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने इसके अंदर वही दो ऑब्जेक्ट पास किए हुए हैं, एक आई स्ट्रीम और दूसरा कॉम्प्लेक्स। बेसिकली अगर आपको फुली फंक्शनल किस्म की इंसर्शन और एक्सटर्शन ओवरलोडिंग चाहिए तो वो फ्रेंड फंक्शन से ही इम्प्लीमेंट हो सकती है, ये बात ज़हन में रहे। तो ये फ्रेंड फंक्शंस हैं। उसके बाद आप देखें कि मैं अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, ये यानी क्लास से बाहर आके यानी इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी वही आई स्ट्रीम ऑपरेटर, एक्सटर्शन ऑपरेटर, फिर आई स्ट्रीम दो रेफरेंस। अब मैं यहाँ पे देखें आई एन, ये जो मेरे पास एज ए रेफरेंस पैरामीटर है, इसको मैं यूज़ करके एक्सटेंशन सी डॉट रियल कर रहा हूँ और सी डॉट इमेजिनरी, और उसके बाद रिटर्न करवा देता हूँ आई एन को। तो ये अब बिल्कुल वैसे बिहेव करेगी, डायरेक्ट जो है वो आप इनपुट ले पाएंगे यूज़र से। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं मेन प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ पे C1 को मैंने ये इनिशलाइज़ करवाया था। अब मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, तो यूज़र जो है वो सबसे पहले रियल वैल्यू एंटर करेगा और फिर उसकी इमेजिनरी वैल्यू एंटर करेगा। तो डायरेक्टली मैं अब इंटर करवा सकता हूँ। अगर ये काम हम पहले भी करवा चुके हैं कॉम्प्लेक्स में, याद होगा, तो हमें फिर वो इंटरफेस बनाने पड़ते थे आपके कंस्ट्रक्टर के साथ मिल के हम उसको वो बनाते थे। तो ये इसकी जो है वो अब आउटपुट है, ये आपको इस तरह नज़र आएगी। अब ओवर कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं, यानी अदर जो ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, उनको भी देख लेते हैं फास्टली। इंसर्शन और एक्सटर्शन ऑपरेटर तो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगले जो ऑपरेटर हैं हमारे पास इन कंपैरिजन इक्वल और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। अब क्योंकि इक्वालिटी ऑपरेटर के अंदर अब आप क्या चीज़ करते हैं, बेसिकली दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई एक चीज़ दूसरे के इक्वल है, या नॉट इक्वल के केस में हम कहते हैं कि एक चीज़ दूसरे के केस में नॉट इक्वल है। ये चीज़ हम नॉर्मल इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको अपनी क्लास के लिए भी इस्तेमाल कर लें। तो इस मकसद के लिए हम अब कंपैरिजन ऑपरेटर को भी ओवरलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक और ऑपरेटर डाल रहा हूँ, और ऑफ कोर्स जब इक्वालिटी ऑपरेटर रन होते हैं तो उस केस में हमें वापस में रिज़ल्ट क्या मिलता है, ट्रू या फॉल्स मिलता है। अब ट्रू या फॉल्स के लिए जो टाइप इस्तेमाल होती है वो बूल यानी बूलियन टाइप इस्तेमाल होती है, और लिखते हैं हम उसको बूल हैं। तो मैंने यहाँ पे बूल लिखा और ऑपरेटर, यहाँ पे निशान ऑपरेटर का सिंबल आ गया जो कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इक्वालिटी ऑपरेटर है, डबल इक्वल, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। अगर तो आपने फ्रेंड फंक्शन के बगैर करना है तो ये वाला सिंटैक्स है। अगर आप फ्रेंड फंक्शन के साथ करना चाहते हैं तो नीचे मैंने उसको एज ए कमेंट दिखाया हुआ है, फ्रेंड बूल, लेकिन फ्रेंड में 2 पैरामीटर पास करेंगे, लेकिन नॉन फ्रेंड में सिंगल पैरामीटर पास करेंगे। अब ये ऐसा सवाल है कि आप MCQs में भी देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड, बूल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, आगे देखें अब मैंने पैरेंथेसिस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट पास किए हुए हैं, एक C1 का रेफरेंस पास किया हुआ है, दूसरा C2 का रेफरेंस पास किया हुआ है, दोनों की टाइप कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह नॉट इक्वल के केस में भी आप देखें कि अगर सिंपली मैं उसको फ्रेंड डिक्लेयर नहीं करूँगा तो सिंगल रेफरेंस पास किया हुआ है, अगर मैं उसको फ्रेंड डिक्लेयर करूँगा तो मैंने 2 रेफरेंस पास किए हुए हैं। तो दोनों के सिंटैक्स अब आपके सामने हैं। अब दोनों की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि जो नॉर्मल हमारा फंक्शन है विद, यानी जो हमने फ्रेंड डिक्लेयर नहीं किया, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम कह रहे हैं कि इफ़ रियल इज़ इक्वल टू C डॉट रियल एंड
इफ़ उसकी जो दूसरी कंडीशन है इमेजिनरी इज़ इक्वल टू सॉर्ट इमेजिनरी, अगर ये बराबर है तब इक्वल होंगे ना, अदरवाइज़ तो इक्वल नहीं है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बराबर कब होंगे, जब उनके दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो यही चीज़ हमने अब इस कंडीशन में इम्प्लीमेंट की हुई है। हम इसमें कह रहे हैं कि भाई रियल जो है वो रियल के साथ इक्वल हो, इमेजिनरी जो इमेजिनरी के साथ इक्वल हो, इनके दरमियान में मैंने एंड लगाया हुआ है। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर जो है वो ट्रू होगा, उस केस में मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। अगर इन दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हो जाती है या दोनों फॉल्स हो जाती हैं, उस केस में एल्स स्टेटमेंट चलेगी और उसमें मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। इसी तरह जो आपका दूसरा है यानी फ्रेंड फंक्शन वाला, उसको भी देख लें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। बोल ऑपरेटर, अब इसमें दो हमने पैरामीटर पास किए हुए थे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड रियल को राइट हैंड साइड रियल से करेंगे, इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड इमेजिनरी को राइट हैंड इमेजिनरी से करेंगे। इस तरह जाके वो हमारा मामला जो है वो बनेगा करेक्ट। इनके दरमियान में भी वही मैंने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है और ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो दोनों केसेस मैंने आपको दिखाए हुए हैं, फ्रेंड और नॉन फ्रेंड। और जो दूसरा नॉट इक्वल वाला केस है वो भी देख लें। अब वो बिल्कुल आसान है, सिर्फ ऑपरेटर का फ़र्क होगा। पहले इक्वलिटी ऑपरेटर लगाया था, अब नॉन इक्वलिटी। ये देखें यहाँ पे ये ऑपरेटर का डिफरेंस है, यहाँ पे भी ऑपरेटर का डिफरेंस है, यहाँ भी ऑपरेटर का डिफरेंस है। बाकी एज सच कोड वही है, लेकिन नॉट इक्वल के केस में मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि रियल इज़ नॉट इक्वल टू सी डॉट रियल, यानी अगर दोनों में से कोई एक भी बराबर ना हुआ तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये नहीं है कि भाई एक बराबर नहीं है तो अब हम दूसरे को भी चेक करना शुरू कर दें। तो इसलिए यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया हुआ है, यानी इन दोनों में से कोई अगर एक भी मतलब दोनों फॉल्स होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर इसमें से एक भी जो है वो मतलब ओवरऑल दोनों अगर फॉल्स होंगे तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर ट्रू होंगे, एक भी ट्रू हो जाता है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ज़ाहिर है नॉट इक्वल टू है तो कंडीशन इन्वर्स जो है वो चेक हो रही है। ये चीज़ आप ख़ास ख्याल रहे तो